नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हर व्यक्ति के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, शिक्षा। मध्य प्रदेश, जिसे भारत का हृदय, हार्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है, इसकी शिक्षा प्रणाली का इतिहास बेहद समृद्ध और प्राचीन है। आज हम जानेंगे मध्य प्रदेश में शिक्षा की शुरुआत कब और कैसे हुई, प्राचीन शिक्षा प्रणाली और गुरुकुलों की भूमिका क्या थी, कैसे मध्यकाल में शिक्षा पद्धति में बदलाव आया। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको शिक्षा प्रणाली के उस इतिहास का पता चलेगा जिसे शायद आज की किताबों में भी ठीक से नहीं बताया जाता। तो चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश की शिक्षा प्रणाली का इतिहास हजारों साल पुराना है। प्राचीन काल में शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी पाना नहीं था, बल्कि इसका मुख्य उद्देश्य जीवन जीने की कला और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना था। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली, भारत में शिक्षा की शुरुआत गुरुकुल प्रणाली से हुई थी। मध्य प्रदेश में कई प्रसिद्ध गुरुकुल आश्रम हुआ करते थे, जहां विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे। ये गुरुकुल प्राकृतिक वातावरण में जंगलों या नदियों के किनारे स्थित होते थे और विद्यार्थी गुरुओं के साथ रहते थे। यहाँ वेद, उपनिषद, दर्शन, आयुर्वेद, योग, खगोल शास्त्र, गणित, शिल्पकला, धनुर्विद्या और नैतिकता की शिक्षा दी जाती थी। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में मुख्य रूप से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ग के बच्चों को प्रवेश मिलता था। तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो अब पाकिस्तान में है, दुनिया का सबसे पहला विश्वविद्यालय था। उज्जैनी, मध्य प्रदेश में भी कई बड़े शिक्षा केंद्र थे। उज्जैनी खगोल विज्ञान और गणित के अध्ययन के लिए प्रसिद्ध था। वराहमिहिर और भास्कराचार्य जैसे विद्वानों ने उज्जैनी में अध्ययन किया था। वैदिक शिक्षा प्रणाली के बाद बौद्ध और जैन धर्म के उदय ने शिक्षा प्रणाली में नया बदलाव लाया। बौद्ध शिक्षा प्रणाली में मठों और विहारों में शिक्षा दी जाती थी। प्रसिद्ध बौद्ध शिक्षा केंद्र सांची और विदिशा, मध्य प्रदेश में स्थित थे। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों की स्थापना इसी दौर में हुई। यहां सिर्फ भारतीय ही नहीं, बल्कि चीन, जापान, कोरिया और श्रीलंका से भी विद्यार्थी आते थे। बौद्ध शिक्षा में क्या पढ़ाया जाता था? धर्मशास्त्र, चिकित्सा, कला, वास्तुकला, धातु विज्ञान और व्याकरण। विद्यार्थी अंतर्राष्ट्रीय छात्रवृत्ति के लिए चुने जाते थे और विद्वान बनने के बाद राजा की सेवा में जाते थे। जैन शिक्षा प्रणाली का योगदान, जैन धर्म के अनुयायी भी शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी थे। जैन ग्रंथों को ताड़ के पत्तों पर लिखा जाता था। जैन आचार्यों ने व्याकरण, तर्कशास्त्र और गणित में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए। मध्य प्रदेश में खजुराहो और पावागढ़ जैसे स्थानों पर जैन विद्वानों के बड़े बड़े पुस्तकालय थे। 1200 ईस्वी के बाद भारत में दिल्ली सल्तनत और मुगल शासन के दौरान शिक्षा प्रणाली में कई बदलाव हुए। मुस्लिम शिक्षा प्रणाली, इस्लामी शासकों ने भारत में मदरसों की स्थापना की, जहां अरबी, फारसी, गणित और खगोल शास्त्र की शिक्षा दी जाती थी। मध्य प्रदेश के शहरों में कई प्रमुख मदरसे स्थापित किए गए। गुरुकुलों का पतन और नए विद्यालयों का आगमन, इस दौरान गुरुकुलों की संख्या घटने लगी क्योंकि राज्य की ओर से इन्हें आर्थिक सहायता कम मिलने लगी। इस्लामी शासनकाल में हिंदू शिक्षा प्रणाली को सीमित कर दिया गया। हालांकि कई हिंदू राजा अब भी अपने राज्यों में गुरुकुलों को बढ़ावा दे रहे थे। ग्वालियर और उज्जैन में उस समय सबसे बड़े मदरसों की स्थापना हुई थी। लेकिन अब सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब ब्रिटिश शासन भारत में आया। उन्होंने भारतीय शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से बदलकर रख दिया। ब्रिटिश शासन से पहले की स्थिति, जब ब्रिटिश भारत में आए, तब तक शिक्षा प्रणाली पूरी तरह से गुरुकुलों, मदरसों और बौद्ध विहारों पर आधारित थी। गांवों में पाठशालाएं, ट्रेडिशनल स्कूल्स थीं, जहां स्थानीय शिक्षक बच्चों को गणित, भाषा और धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा देते थे। ब्रिटिश शासन से पहले भारत के लगभग 70% पुरुष और 40% महिलाएं साक्षर थीं। ब्रिटिश शासन से पहले भारत में शिक्षा की दर ब्रिटेन से भी ज्यादा थी। ब्रिटिश शासन में शिक्षा सुधार या शिक्षा का नाश। जब ब्रिटिश शासन ने भारत में अपना अधिकार स्थापित किया, तब उन्होंने भारत की पारंपरिक शिक्षा प्रणाली को लगभग नष्ट कर दिया। गुरुकुल और मदरसों की सरकारी सहायता समाप्त कर दी गई ताकि भारतीयों को अपने प्रशासन में काम करने के लिए प्रशिक्षित किया जा सके। अंग्रेजी शिक्षा लागू की गई। 1835 की मैकाले शिक्षा नीति, लॉर्ड मैकाले ने
भारत में अंग्रेजी शिक्षा लागू करने के लिए नई शिक्षा नीति बनाई। भारतीयों को क्लर्क और अधीनस्थ कर्मचारी बनाने के लिए अंग्रेजी शिक्षा दी जाने लगी। अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा बना दिया गया और स्थानीय भाषाओं की शिक्षा को पीछे कर दिया गया। 1864 की वुड डिस्पैच नीति, इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। पहली बार भारत में स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव दिया गया, लेकिन इसमें सिर्फ ब्रिटिश प्रशासन के लिए कर्मचारी तैयार करने पर जोर दिया गया। क्या हुआ परिणाम? भारतीय शिक्षा प्रणाली में अंग्रेजी का दबदबा बढ़ गया। गुरुकुल और मदरसों की संख्या लगातार घटने लगी। भारतीयों में खुद की परंपराओं और शिक्षा प्रणाली के प्रतिहीन भावना बढ़ाई गई। भारत का पहला विश्वविद्यालय कोलकाता, मुंबई और मद्रास में खोला गया। 1860 के बाद मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों की संख्या बढ़ने लगी। 1904 में अंग्रेजों ने प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करने का कानून बनाया। मध्य प्रदेश में 1910 तक 250 से ज्यादा स्कूल और 10 कॉलेज खोले गए थे। क्या आप जानते हैं 1904 में ग्वालियर और भोपाल में पहला सरकारी हाई स्कूल खोला गया था। 1947 के बाद शिक्षा का पुनर्गठन, जब भारत स्वतंत्र हुआ, तब भारत में शिक्षा की स्थिति बहुत खराब थी। कौन कौन सी समस्याएं थीं? साक्षरता दर सिर्फ 12% थी। महिलाओं की शिक्षा लगभग न के बराबर थी। गांवों में स्कूलों की संख्या बहुत कम थी। शिक्षा प्रणाली में जाति और लिंग आधारित भेदभाव बहुत ज्यादा था। 1951 में पहला पंचवर्षीय योजना, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। गांवों में प्राथमिक स्कूलों की संख्या बढ़ाई गई। महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। सरकारी नीतियां और शिक्षा में सुधार। 1965 में मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल MPBSE की स्थापना। 10वीं और 12वीं की परीक्षा का आयोजन करने के लिए एक अलग शिक्षा बोर्ड बनाया गया। माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिए नए पाठ्यक्रम लागू किए गए। 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति, पहली बार शिक्षा को सामाजिक समानता से जोड़ा गया। शिक्षा के अधिकार, राइट टू एजुकेशन, को प्रमुखता दी गई। प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य किया गया। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति शिक्षा को सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई। 1992 में इसे संशोधित किया गया और नई शिक्षा योजनाएं लागू की गईं। 1990 के दशक में शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया। प्राइवेट स्कूलों और कॉलेजों की संख्या तेजी से बढ़ी। IIT, IIM और अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों का विस्तार हुआ। डिजिटल शिक्षा का आरंभ हुआ। मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा की स्थिति 2000 के बाद शिक्षा प्रणाली में नई तकनीक आई। स्मार्ट क्लासरूम की शुरुआत हुई। ऑनलाइन शिक्षा का विस्तार हुआ। मध्य प्रदेश सरकार ने मुफ्त शिक्षा योजना चलाई। क्या आप जानते हैं मध्य प्रदेश में 2023 तक 1 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूल और 3000 प्लस कॉलेज हैं। लेकिन सवाल यह है कि आज की शिक्षा प्रणाली कैसी है? क्या वर्तमान शिक्षा प्रणाली पहले से बेहतर हुई है? क्या सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधरी है? क्या ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल लर्निंग भविष्य में सब कुछ बदल देंगे? मध्य प्रदेश में शिक्षा को हर गांव और हर बच्चे तक पहुंचाने के लिए कई सरकारी योजनाएं लागू की गई हैं, लेकिन आज भी कई चुनौतियां बनी हुई हैं। राज्य में स्कूलों की संख्या और छात्रों का नामांकन 2023 तक मध्य प्रदेश में 1 लाख से अधिक सरकारी स्कूल हैं। गांवों में 80% से अधिक बच्चे प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। ड्रॉप आउट दर, स्कूल छोड़ने की दर, अभी भी एक समस्या बनी हुई है। मध्य प्रदेश में हजारों स्कूल ऐसे हैं जहां पर्याप्त शिक्षक नहीं हैं। कई ग्रामीण स्कूलों में एक ही शिक्षक पूरे स्कूल को पढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। सरकार हर साल शिक्षकों की भर्ती निकालती है, लेकिन अभी भी यह समस्या पूरी तरह से हल नहीं हुई है। कई सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की कमी है, जैसे टॉयलेट, पीने का पानी और अच्छी बिल्डिंग। स्कूलों में कंप्यूटर और इंटरनेट जैसी आधुनिक सुविधाएं अब भी नहीं पहुंची हैं। कई छात्र 10वीं या 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं। इसके पीछे प्रमुख कारण हैं गरीबी और आर्थिक समस्याएं, कमजोर शिक्षा प्रणाली, शिक्षा के प्रति रुचि की कमी। मध्य प्रदेश में लड़कियों की ड्रॉप आउट दर लड़कों की तुलना में अधिक है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में सरकारी स्कूलों की स्थिति बेहतर हो सकती है? क्या डिजिटल शिक्षा गांवों तक पहुंच पाएगी? क्या ऑनलाइन लर्निंग से हर कोई फायदा उठा पाएगा?
अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।